हेलो एवरीवन। आज हम इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जावास्क्रिप्ट का लास्ट लेक्चर लेंगे। लास्ट लेक्चर इसलिए क्योंकि इसमें आपको बेसिक काफ़ी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, और आपको अब खुद से थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट का जो मेन फेज़ जो होता है, मेन जो लर्निंग होती है थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही होती है। अगर आपको कोई भी ऐप बनानी है आप खुद से देख सकते हो। तो अब मैंने बेसिक चीज़ें बहुत सारी कवर कर दी हैं आपको, मतलब अब आप खुद नेट पे चीज़ें देख सकते हो। और अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप बनाना है, कुछ भी बनाना है, एक छोटे मोटे ऐप बनाने हैं, लेट्स से इवन और चेक करने का कोई आपको कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट में, या कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो लेट्स से कैलकुलेटर बनाना है, तो आप आइडिया ले सकते हो नेट से देख करके। और आपको ऐसा है कि वो समझ में आ जाएगा आप, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के बारे में पता चल गई हैं, तो आपको वो समझ में आने लग जाएगा, कोड समझ में आने लग जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो और खुद से चीज़ें बना सकते हो। तो मेन पार्ट डेवलपमेंट का यही होता है। जो मेन चीज़ सीखनी होती है डेवलपमेंट में ये भी होती है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे करें। ठीक है, अब इस क्लोजिंग लेक्चर में मैं कुछ नहीं, ज़्यादा चीज़ें हम बाकी सब कोर्सेज में बैकएंड देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बैकएंड में हम PHP लैंग्वेज पकड़ेंगे। PHP लैंग्वेज में हम कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का पता चल गया तो एग्जैक्टली सेम तरीके से हम वेरिएबल, लूप्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह, पैरामीटर्स वगैरह सब कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। ठीक है, अब इस जावास्क्रिप्ट की क्लोजिंग लेक्चर में मैं कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो बचे हुए हैं जो मैं बता दूंगा, और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूंगा कि आपको खुद भी आप सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आपको करना चाहिए। अगर आपको डेवलपमेंट कर रहे हो तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी आपको खुद से चीज़ों की करनी पड़ेगी। ये सब बेसिक था। तो अभी हम लोग जिन्हें जैसे बोला था कि हम लोग कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने यूज़ किया था लेट। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो लेट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पहले जावास्क्रिप्ट में नहीं था। पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ करते थे वैर। ठीक है, हम लोग लेट यूज़ नहीं करते। जो 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा लेट, एंड आई थिंक कॉन्स्ट, लेट और कॉन्स्ट एक साथ इंट्रोड्यूस हुए थे 2015 में। 2000 ईयर मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ 2015 था या 16 था, हाँ 15 ही होगा। लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। लेट और कॉन्स्ट और वैर में बेसिकली डिफरेंस किया, अब क्वेश्चन ये खड़ा उठता है। तो लेट, वैर और कॉन्स्ट में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिफरेंस ये है कि भाई जो वैर टाइप की वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे होते हैं फंक्शनल स्कोप्ड और यू कैन से ग्लोबल स्कोप्ड। फंक्शनल और ग्लोबल स्कोप्ड। ठीक है, फंक्शनल और ग्लोबल स्कोप्ड के हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं हमारे फंक्शनल और ग्लोबल स्कोप होता है इसका। ठीक है, और हमारा जो सेकंड टाइप के वेरिएबल होते हैं मैं एक एक करके बताऊंगा इसके बारे में, मतलब क्या है इसका। लेट होता है जो हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड टाइप का वेरिएबल है दैट इज़ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट का मतलब ये होता है, जो कॉन्स्ट होता है हमारे में कॉन्स्ट जो होता है, कॉन्स्ट वेरिएबल वो भी होता है हमारा ब्लॉक स्कोप, है ना, ब्लॉक स्कोप। और इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। वैल्यू कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, नहीं, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज होना चाहिए एक्चुअली। इसकी वैल्यू को हम कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। ठीक है, और सेम गोज फॉर लेट एंड कॉन्स्ट। सेम नहीं, मतलब अपोजिट गोज फॉर लेट एंड कॉन्स्ट। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, और लेट में भी सेम कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाई। अब बेसिकली फंक्शनल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है। फंक्शनल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का मतलब ये होता है, अब मैं पहले बता ही दूँ आपको कि हम लोग वेरिएबल कैसे डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ फंक्शन बना दिया है ट्राई के अंदर एक सिंपल कंडीशन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जो हमेशा चलेगी। इफ़ मैंने बताया था हमेशा चलने के लिए यहाँ पे हमेशा ट्रू होना चाहिए, तो मैं ट्रू ही लिख देता हूँ बूलियन वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा चलेगा। और एल्स वाले केस में ऐसे भी इसी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं लिखता हूँ। अब इफ़ में आ गया, इसका मतलब ये ट्रू है, मतलब हमेशा चलेगा। ठीक है, एल्स वाले केस में मैंने कुछ नहीं लिखा है। एल्स वाले को हटा ही देते हैं, क्योंकि एल्स वाले का कोई मतलब ही नहीं माना। जब मैंने ट्रू लिखा हमेशा ही चलेगा, तो एल्स वाला लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब लेट से मैंने इफ़ के अंदर कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, लेट वैर, ठीक है, मैंने वैर को डिफाइन कर दिया x से इक्वल टू 10। ठीक है, और मैंने लिख दिया लेट और वैर लिख दिया y इक्वल टू 20। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कंसोल लिख देता हूँ, कंसोल। ठीक है, डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लिख दिया
द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इनसाइड ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू की एक्स को प्रिंट कराने के लिए बोल दिया, ठीक है। सेम मैंने एक और नेक्स्ट लाइन में करूँगा वाई के लिए, ठीक है, वाई के लिए भी मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ इस ब्लॉक के अंदर एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू के लिए ये हो गया, वाई की वैल्यू के लिए ये मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब सेम फॉर गोज़ फॉर, मैं इसके बाहर पे भी लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स यहाँ इनसाइड को आउटसाइड लिख देते हैं, मुझे देखना है कि वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, आउटसाइड लिख देता हूँ। सेम इसको भी आउटसाइड लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू। अब फंक्शनल और ये सब आप चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर इसमें एग्जाम्पल को मैं रन करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने वो F12 करना पड़ेगा, मुझे कंसोल में अपना रिजल्ट देखना है, ठीक है। इसको मैं अगर रन करूँ, ठीक है, इनवैलिड एक्सपेक्टेड टोकन है 141, मेरे ख्याल से कुछ गलती करी होगी, गलती ये करिए, समझ गए होगे आप। यहाँ पे कमेंट्स नहीं लगाएं, इसको कमेंट्स कर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करूँगा इसको, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख रहे हो अभी भी ट्राई test.js में लाइन नंबर 10 पे ऊपर कुछ छूट गया होगा शायद, ऊपर भी कुछ नहीं छूटा है, ठीक है, ठीक है। ट्राई में ओके समझ गया। यहाँ पर ट्राई जो है वो हमारे जावास्क्रिप्ट में ट्राई किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ होता है, यानी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो ट्राई का नाम हम लोग नहीं ले सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ ट्राई वंस, मॉडिफाई कर देता हूँ इस नाम को, ठीक है। अब ये फंक्शन बन गया। अब हाँ, ये भी आपका एक होमवर्क है, आप कह सकते हो कि आपको एक्सप्लोर करना है कि आखिर ट्राई कैच क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ट्राई कैच, ठीक है, ये होता क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये भी आप खुद से एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। तो अभी मैंने इसका फंक्शन का नाम चेंज किया, ट्राई वंस लिख दिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो अभी हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि हमको कुछ नहीं दिख। ओके, अरे फंक्शन को कॉल करना तो मैं भूल ही गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे यार ट्राई वंस को मैंने कॉल कर लिया है, ट्राई वंस को मैंने कॉल कर लिया, ठीक है, कॉल करना भूल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा द वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड द ब्लॉक इज 10, द वैल्यू ऑफ वाई इनसाइड द ब्लॉक इज 20, और एक्स में अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। एक्स के बाद मतलब कहने का मतलब है इफ वाली कंडीशंस तो हमारी चल गई हैं और एक्स इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है नीचे, तो इस यहाँ पे एरर आ गया है बेसिकली, और एरर के बाद ये पूरा मतलब कोड फट गया, इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अब बेसिकली हुआ क्या, जैसे आप देख रहे हो कि अगर हम लोग ना कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं यूजिंग वैर, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते, वो होता है फंक्शनल स्कोप, मतलब वो वैलिड होगा फंक्शन इस फंक्शनल ब्लॉक में, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैलिड होगा, ठीक है। अगर हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं वैर को यूज़ करके, हैं किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तो वो विद इन द फंक्शन वो वैलिड होगा। और अगर मैं उसको बाहर डिफाइन कर दूँ फंक्शन के बाहर तो ग्लोबली मतलब कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वैर से करके इस वेरिएबल को डिफाइन कर देता था, उसका मतलब वो तो ग्लोबल हो गया, वो कहीं से भी एक्सेस होता है। लेकिन जो लेट है, लेट टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उसमें कंडीशन ये होती है कि वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। ब्लॉक स्कोप्ड का मतलब जिस ब्लॉक के अंदर वो लिखे होंगे उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस होंगे, ठीक है। तो हमने जो लेट है एक्स है उसको 10 बना रखा है, यानी ब्लॉक स्कोप बना रखा है, ठीक है। तो इसीलिए वो इसी के अंदर एक्सेस होगा। यहाँ तो वो आसानी से प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे वो प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ पे उसने एरर थ्रो कर दिया, तो इसकी वजह से वो प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूँ कि यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट तो नहीं हुआ क्योंकि ब्लॉक स्कोप्ड है, इसके आगे इस ब्लॉक के आगे इसका स्कोप है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे वो प्रिंट नहीं होगा। तो इसको मैं अगर लाइन को कमेंट कर दूँ और इसको दोबारा रिलोड करूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो y की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इसका मतलब क्या पता चला कि y जो है वो उसका जो स्कोप है वो फंक्शनल स्कोप है, यानी वो अगर वो डिफाइन किसी ब्लॉक के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन है उस फंक्शन में हर जगह चलेगा। तो यानी ये यहाँ पे भी चल गया, ठीक है, और इस फंक्शन के बाहर भी चल गया। तो यही डिफरेंस है बेसिकली लेट और वैर में, कि एक फंक्शनल स्कोप्ड होता है और ग्लोबल स्कोप्ड होता है, और लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है। और वैल्यू तो मैंने आपको बताया था कि मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप तो समझ ही गए होगे कि अगर लेट से मैं यहाँ पे अगर वैर को 20 लिख रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे वैर की वैल्यू को चेंज कर दूँ, लेट से मैं वाई को अगर मैं कर दूँ 23 कर दूँ, ठीक है, तो बेसिकली नई वैल्यू प्रिंट होगी। ये तो आप जानते ही हो, इसमें कोई नया नहीं है। ये देखो 23 प्रिंट हुई, 20 थी पहले, फिर 23 प्रिंट हो गई। लेट के केस में भी सेम ही है कि मॉडिफाई हो जाती है वैल्यू, ठीक है।
तो अब आता है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि जिसकी जो बेसिकली आप ये समझ लो कि सेम टू सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है लेट की तरह, बस कॉन्स्ट में एक डिफरेंस होता है कि भाई कॉन्स्ट की वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट का मतलब ही होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे हमारे में हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में पाई, तो पाई की वैल्यू 3.12 करके कुछ होती है, तो ठीक है, ये अभी 3.12 क्या, ये जनरल वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होगी। तो बस यही सीन होता है कांस्टेंट का, ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हम मॉडिफाई करेंगे भी तो ये एरर थ्रो करेगा। जैसे देखो, हमने कॉन्स्ट पाई 3.12 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया नीचे, ठीक है, कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँगा, रन करूँगा, तो आप देखोगे यहीं पे ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, देखो यहीं पे आ गया कि भाई ऑलरेडी पहले से ही डिक्लेयर हो रखा है, दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा, एक बार हो गया तो यहीं पे आ गया एरर। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्ट में बस इतना डिफरेंस है कॉन्स्ट में कि होता ये भी ब्लॉक स्कोप है, मैंने इसको भी ब्लॉक स्कोप लिखा है जैसे लेट की तरह। बस ये है कि इसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को एज इट इज़ हमको यूज़ करना पड़ेगा। एक बार डिफाइन कर दी, हमेशा वही वैल्यू चलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पाई को प्रिंट करा दूंगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो मस्त पाई की वैल्यू 3.12 प्रिंट हो गई है। तो यही डिफरेंस था बेसिकली, यही मेरे को आपको बताना था वेयर लेट कॉन्स्ट का, ठीक है। अब ये लेक्चर ख़त्म समझो इस ट्यूटोरियल में। अब जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में बेसिकली अब आगे आपको कैसे एक्सप्लोर करना है क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा एक रोड मैप बता देता हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का। अब बेसिकली होगा क्या, आपको बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर पता चल गई हैं, ठीक है। तो अब आप कोई भी ट्यूटोरियल खोलते हो या कुछ भी देखते हो जावास्क्रिप्ट में कैसे बन रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएगा। कंप्लीटली मैं ये नहीं कहता 100% समझ में आएगा, लेकिन 70-80% समझ में आ जाएगा। और कुछ परसेंट आप पढ़ के समझ लोगे उन चीज़ों को, अगर आप थोड़ा सा उसका आर्टिकल को पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे। तो अब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कुछ होमवर्क की चीज़ें देता हूँ आपको। मैंने आपको लूप्स बताए थे, लूप्स में मैंने एक लूप्स मिस कर दिया था, वो है फॉर ईच लूप, ठीक है। आपको फॉर ईच लूप पढ़ना है कि क्या है और कैसे यूज़ करें, ठीक है। फॉर लूप के बाद मैंने ट्राई कैच छोड़ दिया, ट्राई कैच पढ़ना है, ठीक है। अब ये सब छोटे मोटे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो अभी के लिए यही सब आप पढ़ो। सेकंड है कि आपको अभी इस कोर्स का जो मैं है, ये हम लोग बेसिक चीज़ें ले रहे हैं, बेसिक एप्लीकेशंस वगैरह बनाना। तो अभी आपको कुछ इंटरनेट पे जा करके जावास्क्रिप्ट में जो छोटी मोटी एप्लीकेशंस बनती है वो बिल्ड करना है, ट्राई करना है कि खुद से बना सको। जैसे इवन ऑड की मैंने बताया था, इवन ऑड कैसे चेक करते हैं। इवन ऑड की ऐप बनानी है एक, ठीक है, एक बनानी है लेट से टू डू ऐप में बेसिकली क्या होता है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, मैं बता भी देता हूँ आपको कि आपको नेट पे भी कैसे सर्च करना है। तो आपको अपने गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिख दो टू डू ऐप इन JS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाए, हाउ टू क्रिएट इन, ये देखो वो W3 स्कूल का मतलब टू डू लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो टू डू का मतलब क्या होता है, इसमें बस ये होता है कि हम लोग अपना कुछ भी, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी अपना टास्क लिख दिया, डू होमवर्क, तो मेरा जो नीचे वाली लिस्ट है उसमें होमवर्क लिख के आ जाता है, ठीक है। डू होमवर्क कर दिया, ऐड कर दिया, टू डू होमवर्क आ गया। तो अब ये कैसे बनी, ट्राई बाय योरसेल्फ जॉब पे जाओगे, ठीक है, तो आपको इसका पूरा कोड मिल जाएगा। अब इस कोड को बस आपको समझना ही है, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ये तो CSS की स्टाइलिंग है, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। CSS पे उतना नहीं भी जाओगे डिज़ाइन पे, तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है। ये देखो गेट एलिमेंट बाय ID, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया, कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें आपको समझने में, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ हो रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, अगेन फॉर लूप आपने पढ़ी रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल डिफाइन हो रखे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ये अपेंड क्लास वगैरह, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अपेंड चाइल्ड, ये सब, और ये सब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये आप समझ जाओगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो बाई क्लास नेम से उठा रखा है क्लोज की वैल्यू, यहाँ पे अगेन वेरिएबल डिफाइन हो रखा है, फॉर लूप चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। यहाँ देखो इवेंट लिस्टनर जो हमने पहले ही देख रखा था कि क्लिक पे क्या होना चाहिए, ये सब डिफाइन कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा कोड इसका समझ में आने लग जाएगा। और इसमें ये लोग ट्यूटोरियल वगैरह दे ही रखा है, तो आप एक एक लाइन बाई लाइन समझ सकते हो, और ये ट्यूटोरियल आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही, ये तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एग्जांपल था, आप ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट में, इसमें अगर ना भी एक्सप्लेन कर रखा हो तो आप किसी भी वेबसाइट पे खोज सकते हो। इस पे तो एक एक लाइन एक्सप्लेन होगी, ठीक है। गीक्स टू गीक्स पे तो एक एक लाइन एक्सप्लेन होगी कि कैसे क्या हो रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपको कोड ये है वो समझ में आने लग जाएगा। तो ऐसी छोटी मोटी एप्लीकेशंस को आपको खुद से बनाना है, ठीक है, टू डू ऐप्स, ठीक है। अब एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो मॉडर्न डेज हैं, मॉडर्न भी नहीं कहेंगे, अब तो बहुत सारे तगड़े तगड़े फ्रेमवर्क आ गए हैं, हम हमारा फ्रंट एंड को हैंडल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उसमें बिहेवियर ऐड करने के लिए, जैसा जावास्क्रिप्ट है वैसे ही अब रिएक्ट JS वगैरह आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन उनके बैक एंड, उनकी ये जो कह सकते हो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट HTML CSS ही है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स तो वही हैं।
तो वो भी आपको बाद में सीखने के लिए मिलेंगे, लेकिन फिलहाल वो हमारे स्कोप से बाहर है अभी फिलहाल, जो ये लर्निंग का स्कोप है। तो अभी आपको क्या करना, जो अगला हमको चीज़ देखनी थी वो थी जे क्वेरी। बेसिकली जे क्वेरी है क्या? जे क्वेरी है लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट से मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने देखा था हमने पहले बात करती थी सीएसएस और बूटस्ट्रैप की। जैसे सीएसएस क्या था, सीएसएस में हम लोग स्टाइलिंग वगैरह एक एक चीज़ डिफाइन कर रहे थे, और बूटस्ट्रैप ने हमको ये सिंप्लीफाई कर दिया था कि वही स्टाइलिंग हमको कंबाइन करके दे दी थी। हम लोग जस्ट बूटस्ट्रैप की क्लास वगैरह ऐड करते थे और उससे हमारी वही वाली सारी स्टाइलिंग रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो सेम टू सेम गोज़ फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए भी वैसे ही चाहता है कि जावास्क्रिप्ट के पास भी एक अपनी लाइब्रेरी है जो उसको थोड़ा इजी बना देती है काम करना जावास्क्रिप्ट में, यानी शॉर्ट हैंड कर देती है थोड़ा जावास्क्रिप्ट को, वो है जे क्वेरी। जो क्वेरी को यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट का ही कोड थोड़ा सा कम कम लाइंस में लिख सकते हैं। तो यही मेरे को आपको बताना है जे क्वेरी। जे क्वेरी को आप खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। जैसे ये एक वेबसाइट है W3 स्कूल्स है, W3 स्कूल्स में आप जे क्वेरी ट्यूटोरियल लिख के सर्च मार लोगे, आपको मिल जाएगा। इसमें डिफरेंट चीज़ें आप पढ़ सकते हो उसमें कि कैसे क्या है, और मतलब इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बस सिंपली देखना है कि अच्छा ऐसे हो रहा है, ये सिंपली समझना है मतलब। और इसमें से जो मेन चीज़ें आपको पढ़नी है वो है जे क्वेरी सेलेक्टर्स। ठीक है, जे क्वेरी सेलेक्टर्स का मतलब ये है कि जैसे पहले हम लोग कॉल बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास यूज़ करते हैं, जे क्वेरी सेलेक्टर्स भी हमको वही प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि अगर हमको आईडी को उठाना है, क्लास को उठाना है, तो हम कैसे काम करें। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे देखो हम लोगों ने बटन को डायरेक्ट बटन नाम से उठा रखा है क्योंकि बटन एक ही एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, और डॉट क्लिक लगा रखा है कि क्लिक होते ही जो मेरी डॉट टेस्ट यानी डॉट टेस्ट का जो भी जहाँ पे भी जिसकी भी क्लास डॉट टेक्स्ट है वो हाइड हो जाए। ठीक है, अब यही मैं जावास्क्रिप्ट में लिखने जाता मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता। ठीक है, यहाँ पे देख लो मैंने क्या कर रखा है जावास्क्रिप्ट को, जैसे जावास्क्रिप्ट को हमको यूज़ करने के लिए हमको अलग से SRC डिफाइन करना पड़ा जावास्क्रिप्ट, तो वैसे ही मेरे को अगर जे क्वेरी डिफाइन करनी, जे क्वेरी जो मेरी आ रही है वो मेरी इंटरनेट से आ रही है। ठीक है, मेरा CDN है, तो CDN के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है वो बेसिकली। तो बेसिकली ये मेरा इंटरनेट से आ रहा है कोड, ये समझ लो जे क्वेरी का। तो इसीलिए मुझे जे क्वेरी का जब भी यूज़ करना है मुझे अपने कोड में ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी, और ये लाइन ऐड करने के बाद जो भी मेरे जे क्वेरी का प्रोग्राम है उसको मैं अलग लाइन में या इसी में लिख सकता हूँ, ऐसे करके स्क्रिप्ट करके उसके अंदर ये मैं जे क्वेरी अपनी लिख सकता हूँ। अब जे क्वेरी की अगली लाइन क्या है, ये फर्स्ट लाइन क्या कहती है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो ये कहती है कि पूरे पहले डॉक्यूमेंट को जैसे ही पूरा डॉक्यूमेंट रीड हो जाए, रेडी हो जाए, पूरा ये मतलब पूरा HTML का पेज लोड हो जाए, वैसे ये चल जाए, तो रेडी होने पे ये फंक्शन चल जाएगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन चेक कर रहा है कि भाई बटन के ये, फिर हम लोग इस फंक्शन के अंदर आ गए, जैसे ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गया मतलब पूरा लोड हो गया, यहाँ अंदर आ गए। अंदर आके एक चेक लगा हुआ है पहली लाइन पे कि अगर कोई डॉलर और इसके अंदर क्या है बटन, अगर कोई बटन प्रेस करे, यानी बटन नाम का तो एक ही है, ये बाय नेम हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, बाय आईडी होता है, बाय वो होता है, ये बाय नेम हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट बटन लिख दिया डॉट क्लिक, यानी बटन के क्लिक करते ही डॉट टेस्ट का मतलब क्या है, इसमें मतलब बाय नेम नहीं है, ये बाय क्लास है। यहाँ पे डॉट लगा है, इसका मतलब ये हम बाय क्लास एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ जिसकी क्लास टेस्ट होगी है ना, वो पैराग्राफ हमारा हाइड हो जाएगा। इसमें लिखा है कि डॉट टेस्ट वाली जितनी भी क्लास है डॉट हाइड, मतलब वो हाइड हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा, देखो हाइड हो गया, क्योंकि इन दोनों की क्लास क्या थी, इन दोनों की क्लास थी टेस्ट, तो ये हाइड हो गए। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल था किसका, जे क्वेरी का। अब जे क्वेरी का जैसे मान लो कि मैं आपको अपने कोड में भी दिखा देता हूँ, जैसे हमारा कोड था ये है ना, हमने काउंटर पहले एप्लीकेशन बनाया, हमने उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी, हमने लिखा इंक्रीमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ये सब लिखा। उसके बाद यहाँ पे डॉट इवेंट लिस्नर लगाया, उसमें क्लिक बटन पे दिखाया कि क्लिक बटन पे ये करना है। अगर मैं इसको जे क्वेरी में करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस मेरे को इतना सा लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर हाँ एक इसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट रेडी वाली लाइन लगानी पड़ेगी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, वो आप लगा लोगे। ठीक है, ये आप थोड़ा बहुत खुद से एक्सप्लोर करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। और इस लेक्चर का इतना स्कोप है नहीं कि इसमें जे क्वेरी भी कवर की जाए, वरना ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए जे क्वेरी आपको खुद से कवर करनी पड़ेगी और आपको समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया है हल्का फुल्का। ठीक है, तो ये देखो, अब देखो मेरे को यही ऑपरेशन, सेम यही फंक्शन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जे क्वेरी से। मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया, मैंने इंक्रीमेंट इतना सारा, पहले मैंने इंक्रीमेंट लिखने के लिए पहले मैंने यहाँ वेरिएबल डिफाइन किया इंक्रीमेंट वाला, फिर यहाँ पे डॉट लगा के यूज़ किया। उसकी जगह मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डॉलर, और मुझे बाई आईडी लेना है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो मैंने बाई आईडी लिया, मैंने लिख दिया डॉलर और उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर #.inc। अब आप बोलोगे डॉलर क्या है, ये भाई ये सिंटैक्स है कि ये तरीका है इसको यूज़ करने का, ये हमेशा ऐसे ही होगा, इसका कोई रीज़न नहीं है कि डॉलर क्यों यूज़ किया गया, ये इसके सिंटैक्स हैं कि हम इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डॉलर और ब्रैकेट के अंदर जिससे हमको एक्सेस करना है, अगर हमको आईडी से एक्सेस करना है तो हैश लगा दिया, तो हमने लिख दिया #inc क्लोज और डॉट क्लिक, यानी इस आईडी जिसकी भी आईडी ये होगी अगर उस पर क्लिक हो जाए तो ये फंक्शन चल जाए। तो ये फंक्शन अंदर क्या कर रहा है,
ये फंक्शन वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहा है जैसे इसमें कर रहा था, और फिर जो काउंटर टाइप का है, काउंटर टाइप में इनर HTML में वैल्यू को ये कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने काउंटर यूज़ किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया। इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कि जहाँ जिसकी भी आईडी काउंटर हो उसका इनर HTML में ये वैल्यू सेट हो जाए। तो देख रहे हो इतना बड़ा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने ये इंक्रीमेंट डिफाइन किया, काउंटर डिफाइन किया, उसकी जगह मैंने jQuery से इतने सिंपल वर्ड्स में लिख दिया बस। तो यही मेरा मतलब रीज़न है कि जिसकी वजह से जो डेवलपर्स हम प्रीफर करते हैं कि अपनी कोड को प्योर जावास्क्रिप्ट में ना लिख करके jQuery में लिखना, ठीक है। वैसे आजकल तो मॉडर्न काफ़ी बहुत सारी मॉडर्न लाइब्रेरीज आ गई है, React.js आ गया, फ्रेमवर्क्स आ गए हैं फ्रंट एंड के, एंगुलर आ गया है, लेकिन फिलहाल जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो यही सब हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। तो यही था jQuery में। आप jQuery को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको खुद से jQuery को एक्सप्लोर करें। तो इसके लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे PHP को, जो एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और PHP को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े वही हैं। फंक्शन सेम हैं, हमारे लूप सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, लूप भी सेम है, और उसमें जो हमने टाइप के पढ़े थे, एरे टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, नंबर टाइप का डेटा, वो भी लगभग सेम है। बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज है, तो वो हम लोग PHP का जो सेक्शन है वो हम जल्दी कवर करेंगे। तो असली जो फन इन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है बैकएंड से ही, तो वो उस वाले लेक्चर में देखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम डायरेक्ट बैकएंड स्टार्ट करेंगे।